स्टीफन नाम है, जेम्स स्टीफन नाम का एक विद्वान है, वो भी ये बोले हैं कि बक्सर का युद्ध ज़्यादा मायने रखता है ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, क्योंकि वो सैन्य ताकत के दम पर जीता था, विश्वासघात के दम पर नहीं। और लेकिन हमको जहाँ तक लगता है ना कि देखो, बक्सर का युद्ध जहाँ तक जीता तो इसमें प्लासी के युद्ध जीतने का भी असर रहा ही। अगर प्लासी का युद्ध नहीं जीता होता तो बंगाल का समृद्ध उसके पास संसाधन नहीं होता और बंगाल का कुछ सेना नहीं होता, सिराजुद्दौला नहीं मरा होता, तो सिचुएशन कुछ और ही होता। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था बक्सर के युद्ध के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि इलाहाबाद का जो संधि है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और ये सारा टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास ही है इलाहाबाद के संधि के ऊपर, तो ये संधियाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये संधि दो लोगों के बीच में किया गया था, एक अवध के नवाब और एक मुग़ल शासक के बीच। ठीक है, जो शाह आलम द्वितीय था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो देखो, शुजाउद्दौला के साथ जो संधि हुआ था, वो संधि में हुआ क्या था। देखो, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में कितना सारा खर्चा हो गया था युद्ध में। ठीक, बहुत सारा खर्चा हुआ। तो ब्रिटिश कंपनी ने 50 लाख रुपया लिया इससे, क्या उसको बोलते हैं, अवध के नवाब से। ठीक है, शुजाउद्दौला से भरपाई के लिए, हर्जाना, क्षतिपूर्ति, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया लिया अवध के नवाब से। और ये तो पहला चीज़ किया। दूसरा बोला क्या कि हम जो है अवध जो इलाका है उसको बंगाल में विलय कर लेते या फिर अपने में मिला लेते, वो कंपनी का हो जाता एरिया। लेकिन नहीं किया। कारण पता है, वो चाहता था कि हम इसको बफर स्टेट बना करके रखें, बफर जोन, बफर एरिया, यानी मध्यवर्ती क्षेत्र। जैसे अगर मराठा अटैक करते हैं या फिर कोई बाहरी ताकत कोई भी अटैक करता है, या फिर हैदर अली है नीचे से, वो अगर अटैक करता है, तो अवध जो है सबसे पहले वो लड़ेगा, हम बाद में आएंगे। वो बफर जोन का काम करेगा, वो पूरा वॉर पहले झेलेगा, उसके बाद हम पीछे से आकर के उसको पीट देंगे। तो ये बफर क्षेत्र बना करके रखा था अवध को। और 50 लाख रुपया जब लिया तो ये वादा किया कि अगर कोई बाहरी ताकत तुम पर अटैक करेगा अवध के ऊपर, तो हम अपनी सेना तुमको भेज देंगे ताकि तुम्हारा सुरक्षा हो सके, लेकिन हमारा पूरा सेना का खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा, अवध के नवाब को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है दो, मतलब क्या, संधि में ये चीज़ें करार किया गया। ठीक है, अब आगे और समझते हैं। एक और शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, शुजाउद्दौला के साथ संधि में एक चीज़ और लिया गया। क्या लिया गया पता है? 2 एरिया लिया गया, एक कड़ा नाम था, एक इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद 2 एरिया है, ये दोनों एरिया अवध से ले लिया गया। और ये एरिया पता है किसको दिया गया? ये एरिया ब्रिटिश कंपनी ने अवध से लिया और शाह आलम द्वितीय को दे दिया कि लीजिए, आप यहाँ पर रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दिल्ली की गद्दी छोड़ करके क्यों रह रहे हैं इधर उधर, आप शासक हैं, मुग़ल शासक, तो आप यहाँ पर रहिए। ठीक है, अब देखो संधि का विवरण अब समझो। 1765 में जो शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ, इसमें अलग ही खेला हुआ। क्या हुआ पता है? दीवानी का अधिकार ले लिया। दीवानी का अधिकार समझते हैं? बंगाल से जितना भी राजस्व आएगा वो अब कंपनी के अधिकारी लेंगे, मतलब ब्रिटिश कंपनी को जाएगा। ठीक है, और बंगाल का जो प्रशासनिक काम होगा वो नवाब देखेगा, मतलब सूबेदार वाला काम नवाब देखेगा, और दीवान वाला काम, पैसा वाला काम, राजस्व वाला काम ब्रिटिश कंपनी देखेगा। ये मोहर लगवा लिया, स्टाम्प लगवा लिया मुग़ल शासक से, शाह आलम द्वितीय से। कौन? ब्रिटिश कंपनी, खास करके रॉबर्ट क्लाइव, वही डील कर रहा था ये दोनों से। वो 1765 में वापस आ गया था। तो ये अधिकार लिया, और यही अधिकार ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक नींव बना। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का। और वित्तीय व्यवस्था की यदि हम बात करें तो देखो, 53 लाख रुपया हर साल, 53 लाख रुपया हर साल बंगाल के नवाब को दे दिया जाएगा। किस लिए? बंगाल के निजामत के लिए, बंगाल के प्रशासनिक देखभाल करने के लिए, गवर्नेंस के लिए। समझेगा? 53 लाख वो शाह आलम द्वितीय के नाम पर जाएगा, लेकिन देगा कौन? ब्रिटिश कंपनी। और
26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया व्यक्तिगत खर्च के रूप में हर साल ब्रिटिश कंपनी ये मुगल शासक को देगा, यानी शाह आलम द्वितीय को देगा। ये डील तय हुआ, ठीक है। 26 लाख रुपया बादशाह को जाएगा और 53 लाख रुपया कंपनी प्रशासनिक खर्च के लिए बंगाल के नवाब को देगा। अब एक्चुअल में यही डील तय हुआ इलाहाबाद के संधि में। ये दो डील शुजाउद्दौला के साथ एगो हुआ और दूसरा शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। यह व्यवस्था निजामत के नाम पर, यह व्यवस्था 1772 तक चला। वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में केंद्रित हो गया, जबकि नवाब केवल नाम मात्र का शासक रहा। नवाब शासक ही का कठपुतली है, जब मन चाहे हटा देगा बैठा देगा, यही कर रहा था, ठीक है ना। अब देखो ना, उठा करके पहले मानिक चंद को बैठाया, फिर उसको हटाया, मीर जाफ़र को बैठाया, उसको हटाया, मीर कासिम को बैठाया, उसको हटाया। अच्छा हाँ, बक्सर के युद्ध के बाद पता है बंगाल का नवाब कौन बना था, जो अभी जिसकी हम बात करें, तो मीर जाफ़र का पुत्र था नजीमुद्दौला, ठीक है, उसको बनाया। तो ये सिचुएशन आप देखो कैसे बंगाल को नवाब को हटा रहा है, बैठा रहा है, हटा रहा है, बैठा रहा है। तो नजीमुद्दौला नवाब बना था, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। अब दोहरी सरकार चलाने लगा। कौन? दोहरी सरकार कौन चलाने लगा? इसको ड्यूअल गवर्नेंस बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने चलाने लगा। एक तो दीवानी, पूरा दीवानी उसके कंट्रोल में आ गया, पूरा पैसा बंगाल का कंट्रोल में आ गया ब्रिटिशर्स के पास, और बोला पैसा तो हम रखेंगे लेकिन प्रशासन तुम देखो, हम ये सब फेरा में नहीं रहेंगे, प्रशासन पर ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा वित्तीय अपेक्षा पूर्ति नहीं होगा, तो हम पैसा पर सिर्फ ध्यान देंगे, ठीक है, प्रशासन तुम देखते रहो, हमको मतलब नहीं है। वास्तविक रूप से क्या हुआ अब देखो, वही जिम्मेदारी किसी की नहीं है, दोहरा बोझ जनता पर पड़ने लगा। इन सब चीज़ें पता है जनता ही मार खाता है बेचारा, जनता के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा ना, जनता ही दोहरा बोझ उस पर चलता गया, यही हाल हुआ है। पता है एक रूल यहाँ पर, एक चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश कंपनी का आखिर में नीति क्या रहा। देखो इसमें एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आता है दिमाग में कि ब्रिटिश कंपनी अगर चाहता तो अवध को अपने में मिला लेता या फिर बंगाल का प्रत्यक्ष शासक बन जाता। वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं बन रहा, बंगाल का नवाब क्यों रख रहा है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से शासन क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसका कहना था कि देखो तुम व्यापार करने गया है, ठीक है, अब तुम शासन पर अगर ध्यान देगा, शासक बन जाएगा वहाँ का, तो जब प्रशासन वगैरह में उलझेगा तो पता है क्या होगा, यहाँ कंपनी का जो मुनाफा होगा वो कम होगा, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मुनाफा का कौन देखेगा फिर, इसलिए तुम शासक वाला काम मत करो, ठीक है। एक दबाव तो इधर था। दूसरा दबाव था ब्रिटिश पार्लियामेंट का नज़र ब्रिटिश कंपनी पर था। वो ये नज़र रख रहा था कि भाई तुमको व्यापार करने का चार्टर दिया गया है, इंग्लैंड से तुमको चार्टर मिला है वहाँ भारत में व्यापार करने के लिए, तुम शासक बनने के लिए चार्टर नहीं दिया गया है, तो तुम शासक मत बनो। ये 2 कारण था। और तीसरा एक और कारण था कि अभी भी भारत में मराठा जैसी पावरफुल शक्ति थी, हैदर अली थे, ये सब शक्तियाँ अगर हम डायरेक्ट शासन करेंगे, अगर ब्रिटिश कंपनी डायरेक्ट शासन करता तो वो सारा शक्ति ये कहता कि बाहरी दुनिया का आदमी आकर के, बाहरी देश का आदमी आकर के हमारे देश पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, वो युद्ध में उतर जाते डायरेक्ट रूप से। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट रूप से शासन करते थे, कठपुतली नवाब बना देते, तुम नवाब हो हम नहीं हैं, जो भी हुआ तुम देखो तुम समझो, ठीक, और कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा, नवाब कौन है, अच्छा अपना ही आदमी है, ठीक है कोई बात नहीं, अपने ही देश का है। लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, एक्चुअल में शासन कौन कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी कर रहा है। सुना के बाद, तो ये हाल है, इसको ये ब्रिटिश कंपनी का नीति होता था, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है कुछ, अगर आप समझ पाए तो देखो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, मीर जाफ़र नवाब बना, 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया गया, 3 जिले कंपनी को सौंप दिए गए, 1763 में मुंगेर का युद्ध हुआ, मीर कासिम की हार हुई, अवध पलायन हो गया, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, निर्णायक ब्रिटिश विजय हुआ, 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुआ, दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया।
अब पूरा राजस्व जब अधिकार कंपनी को मिलेगा तो ब्रिटिश सत्ता का आर्थिक मजबूती आ गया, बेस बना। समझ रहे हैं? उस समय बंगाल, उड़ीसा और ये बिहार, ये तीनों एक ही था ना, बटा हुआ था नहीं, तीनों एक ही था। तो तीनों का समझो तो राजस्व पूरा ब्रिटिश कंपनी को मिल रहा है। कितना समृद्ध एरिया था बंगाल उस समय। तो ये हाल है। और अभी तो बांग्लादेश जो आप बोल रहे हैं, बांग्लादेश भी तो उसी में था, बंगाल में ही। तो ये हाल है। निष्कर्ष समझो, एक लाइन में थोड़ा हम निष्कर्ष समझाने की कोशिश करते हैं। 1757, 1764 का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, ये तीनों को मिला करके एक छोटा सा निष्कर्ष है। पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। 8 वर्षों में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। प्लासी 1757 से बक्सर 1764 और इलाहाबाद संधिया 1765 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थिति को व्यापारिक कंपनी से क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया। व्यापार करने आए थे, राजनीतिक मुद्दा में घुस गए और शक्ति बन करके उभरे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण का स्थापना किया। दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी समझ रहे हैं ना, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संग्रह का पूर्ण अधिकार मिल गया, जिससे आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल, उड़ीसा और ये बिहार, तीनों का दीवानी का अधिकार मिल गया, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन हो गया। ड्यूअल गवर्नमेंट 1765 से 1772 के माध्यम से कंपनी ने नवाब को नाम मात्र का शासक बनाकर वास्तविक सत्ता अपने हाथों में ले लिया। इसी को तो दोहरा शासन बोलते हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम शासक नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम ही शासक हैं। ये कोशिश कर रहा है, ड्यूअल गवर्नमेंट का काम ये कर रहा है, दोहरी शासन ब्रिटिश कंपनी कर रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव, बक्सर का विजय ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की आधारशिला रख दिया, जो अगले 2 शताब्दियों तक कायम रहा। तो कई जो विद्वान हैं वो भी बोलते हैं कि 1757 का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना बक्सर का युद्ध जीतने के बाद महत्वपूर्ण हो गया ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। वो नींव का काम किया। लेकिन इसमें एक ये स्टीफन नाम है, जेम्स स्टीफन नाम का एक विद्वान है, वो भी ये बोले हैं कि बक्सर का युद्ध ज़्यादा मायने रखता है ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, क्योंकि वो सैन्य ताकत के दम पर जीता था, विश्वासघात के दम पर नहीं। और लेकिन हमको जहाँ तक लगता है ना कि देखो, बक्सर का युद्ध जहाँ तक जीता, तो इसमें प्लासी के युद्ध जीतने का भी असर रहा ही। अगर प्लासी का युद्ध नहीं जीता होता तो बंगाल का समृद्ध, उसके पास संसाधन नहीं होता और बंगाल का कुछ सेना नहीं होता, सिराजुद्दौला नहीं मरा होता, तो सिचुएशन कुछ और ही होता। सिराजुद्दौला आक्रामक किस्म का था, वो मारता इन लोगों को, लेकिन एक तो उसको विश्वासघात से मार दिया गया और बंगाल का पूरे संसाधन पर कंट्रोल कर लिया। तो संसाधन भी नहीं होता तो बक्सर का युद्ध कैसे, मुश्किल होता थोड़ा, ठीक है। तो ये हाल था। एक चीज़ और ना समझते हैं कि जैसे बंगाल का अगर मान लेते हैं कि बंगाल का कंट्रोल नहीं होता, बैटल ऑफ प्लासी नहीं जीता होता, तो बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब तो अपना सेना लेकर के आता है 60,000 का सेना, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 50,000 का सेना, ये दोनों मिलता तो 1,10,000 का सेना हो जाता है। इसको हराना ब्रिटिश कंपनी के हाथ ही में नहीं था उस समय, तो संसाधन भी नहीं था, तो नहीं पॉसिबल नहीं था। हमें जहाँ तक लगता है वो बेस तो प्लासी ही बना, ठीक है, उसको प्रूफ किया बक्सर का युद्ध ने। तो ये हाल है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा प्रश्न क्लियर हो गया होगा, मतलब ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर और फिर इलाहाबाद का संधि, और इससे जुड़े हुए कई सारे टर्म्स वगैरह भी समझने की कोशिश की हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, और हम ये चाहेंगे कि आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।